हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखें। सेल, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have, which a living things has? लेकिन जब हम ये सोचते होंगे कि ऐसी क्या चीज है जो कि हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है और नॉन लिविंग थिंग्स के पास ऐसी क्या चीज है जिससे कि उनमें क्या नहीं है, उनमें लाइफ नहीं है। इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। The answer to this is the presence of the basic unit of life, the cell in all living organisms. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, सब में क्या होती है? सेल। सेल क्या है हमारी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल के एग्जिस्ट कर सकता है? नो। तो जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल। सेल क्या है? हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं या फिर इनएनिमेट थिंग्स होती हैं जैसे कि पेपर, इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होती? सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while others like us composed of many cells are called multicellular organism. आप हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेल्युलर, कुछ होते हैं मल्टीसेल्युलर। जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होती है? सिंगल सेल। और जो हमारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेनी सेल्स और मोर देन वन सेल। चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सब में क्या प्रेजेंट होंगी? सेल प्रेजेंट होगी। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें केवल वन सेल प्रेजेंट होगी। इसीलिए क्या लिखा है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड दोज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज अ सेल। आप सभी को अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखनी है। व्हाट इज अ सेल? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? उनका क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। Just like our body forms glucose for our sustenance, in the same way जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स बन भी रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन भी हो रहा होता है। और जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं वे सब क्या हो रहे होते हैं? जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेकेंड, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ।
एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और जितने भी लाइफ के एसेंशियल, जो भी हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल फंक्शंस हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? उन सभी फंक्शंस को कैरिड आउट कर सकते हैं। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? एक लाइफ है, और या फिर कह सकते हैं एक लिविंग थिंग्स है। अब बात करेंगे, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सेल नहीं है तो वो क्या नहीं होगा? उसमें लाइफ नहीं होगी। सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। क्या जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, हमारे प्रोटीन्स हुए, क्या इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? नहीं। क्या ये वो सारे एसेंशियल फंक्शंस कैरिड आउट कर सकते हैं जो कि एक लाइफ में होते हैं, फिर जो कि एक सेल में कैरिड आउट होते हैं? नहीं। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो कि सेल से बिलो है, जैसे कि हमारे मॉलिक्यूल्स हुए, इनमें क्या नहीं होती? इनमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब एक वर्ड आएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। एंटोन वॉन लीवनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। जो हमारे एंटोनी वॉन लीवनहुक थे, उन्होंने सबसे पहले कैसी सेल को डिस्क्राइब किया था? लाइफ सेल को। एंटोन वॉन लीवनहुक फर्स्ट सॉ and discovered a life cell। एंटोनी वॉन लीवनहुक ने क्या किया? सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा, या फिर क्या किया? एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन को क्या बोलते हैं? Who discovered the nucleus? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब एक वर्ड आता है साइटोलॉजी के बाद, सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? स्टडी ऑफ सेल विथ मॉलिक्यूलर एंड केमिकल एस्पेक्ट इज नोन एज सेल बायोलॉजी। जब हम सेल को मॉलिक्यूलर बेसिस पर या फिर उनकी उसमें क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरिड आउट हो रही हैं उसके बेसिस पर पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल विद मॉलिक्यूलर एंड केमिकल एस्पेक्ट इज नोन एज सेल बायोलॉजी। अब ये आपको सारी टर्म्स याद होनी चाहिए, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। एंटोन वॉन लीवनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्कवर्ड अ लाइफ सेल। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। सेल बायोलॉजी
Study of cell with molecular and function and chemical aspect is known as cell biology. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. Study of cell is known as cytology. Study of cell with molecular and metabolic aspect is known as cell biology. जो टर्म साइटोलॉजी थी वो किसने दी थी? हर्टविग ने. Term cytology was given by Hertwig. टर्म साइटोलॉजी को देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? हर्टविग. फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक इज नोन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी. लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? एक डेड सेल को डिस्कवर किया था. तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को. फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक हमारे क्या है? साइटोलॉजी के फादर है. रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर की थी? डेड सेल डिस्कवर की थी. ये जो माइक्रोग्राफिया बुक है ये उसके ऑथर भी हैं. रॉबर्ट हुक क्या है हमारे? ऑथर ऑफ द माइक्रोग्राफिया बुक. माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने. जो रॉबर्ट हुक थे ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे. हु इज द ऑथर ऑफ द माइक्रोग्राफिया बुक? रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक कैसे साइंटिस्ट थे? इंग्लिश साइंटिस्ट थे. अब फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी जो स्वानसन है उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी. इन्होंने सेल बुक लिखी थी, ऑथर ऑफ द सेल बुक. जो हमारे फादर हैं मॉडर्न साइटोलॉजी के वो कौन है? स्वानसन. फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज स्वानसन. जो स्वानसन है इनकी बुक का क्या नाम है? सेल बायोलॉजी. स्वानसन इज द ऑथर ऑफ द बुक सेल बायोलॉजी. ऑथर ऑफ द सेल बुक. ऑथर ऑफ द सेल बुक. ये आपको साथ के साथ नोट भी करते रहना है. अब बात करेंगे क्या हमारे इंडिया में भी कोई साइटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सेल के ऊपर काम किया है? तो वो कौन है? ए.के. शर्मा. इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है? ए.के. शर्मा. ए.के. शर्मा इंग्लिश साइंटिस्ट है या फिर इंडियन साइंटिस्ट है? ए.के. शर्मा है हमारे इंडियन साइंटिस्ट. और किस पे वर्क किया इन्होंने? साइटोलॉजी पे. इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है? ए.के. शर्मा. अब अपनी एनसीईआरटी की बुक पर आ जाओ. अब पढ़ेंगे सेल थ्योरी. सेल थ्योरी पढ़ने से पहले हम एक डिफरेंस देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में. बिफोर स्टार्टिंग द सेल थ्योरी वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये आपकी क्लास 11th में पूछा जाता है पेपर्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. जैसे ही आपको पता चल रहा है प्लांट सेल किस में प्रेजेंट होंगी? हमारी प्लांट में. एनिमल सेल किस में प्रेजेंट होंगी? एनिमल्स में. लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है कि हमने इनको जो सेल्स हमारी प्लांट में प्रेजेंट होती है उनको प्लांट सेल बोला और जो सेल्स एनिमल्स में उनको एनिमल सेल बोला है. तो हम ये डिफरेंस देखेंगे.
जैसे मैंने डिफरेंस लिख रहा हूं ऐसे ही आपको भी लिखने हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। पहला डिफरेंस है, जो हमारी प्लांट सेल होती है ये एनिमल सेल से लार्जर होती हैं। प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल हमारी क्या होती है, एनिमल सेल से लार्जर होती हैं। प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल। प्लांट सेल आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल। जो हमारी प्लांट, ये आपको क्लास में ही याद कर लेने हैं, जो प्लांट सेल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, लार्जर होती है एनिमल सेल से, लार्जर देन एनिमल सेल्स। और जो हमारी एनिमल सेल होती है ये क्या होती है, प्लांट सेल से स्मॉलर होती है। तो हम क्या लिखेंगे, एनिमल सेल आर जनरली स्मॉलर देन ये डिफरेंस पेपर में पूछा जा सकता है। प्लांट सेल, जो हमारी एनिमल सेल होती है ये प्लांट सेल से क्या होती है, स्मॉलर होती है। जो हमारी प्लांट सेल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। सेल वॉल के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। और क्या क्या मिडिल लेमिले, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो हमारी एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। सो हम क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। Cell wall is present in plant cell. Cell wall is absent in animal cell. जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं इनमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, along with the cell wall plasma membrane is also present. प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट। जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। अभी आपको ये नई टर्म्स लग रही होंगी लेकिन ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। और जो हमारी एनिमल सेल्स होती हैं उनमें क्या क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं। सो इन प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट। इन एनिमल सेल प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब हमको ये जानना है कि ये प्लाज्मोडेस्माटा होते क्या हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आर नैरो थ्रेड ऑफ साइटोप्लाज्म that passes through the cell wall of adjacent plant cells and allow communication between them. ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये क्या करते हैं, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं। ये these are thread like structure, these are the thread of cytoplasm that passes through the cell wall. जो हमारे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये साइटोप्लाज्म के ही थ्रेड्स होते हैं जो कि सेल वॉल के क्या चले जाते हैं, सेल वॉल को आर पार कर देते हैं और एडजेसेंट सेल से, एडजेसेंट से क्या हो जाते हैं, एडजेसेंट वाली सेल में एडजेसेंट वाली सेल से कनेक्शन बना लेते हैं। और किस में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन करने में। दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करने में कौन हेल्प करते हैं, हमारे प्लाज्मोडेस्माटा। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटा ये किसके थ्रेड्स हैं, ये साइटोप्लाज्म के थ्रेड्स हैं। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो स्टूडेंट, प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल,
प्लाज्मोडेस्माटा इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है हमारे? दीज आर द नैरो थ्रेड्स और थ्रेड स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म विच क्रॉस द सेल वॉल एंड हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट? प्लांट सेल में। क्या बिना क्लोरोप्लास्ट के कोई प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं किसमें हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस करने में। अगर फोटोसिंथेसिस हो ही ना प्लांट सेल में तो क्या नहीं होगा? प्लांट क्या नहीं बना सकता? अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो क्लोरोप्लास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो हमारे एनिमल सेल होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल को फूड बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट है वैक्यूल्स। जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं इसमें वैक्यूल्स लार्ज और परमानेंट होते हैं। जो एनिमल सेल्स होते हैं इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट, बट इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स। तो नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? वैक्यूल्स के बारे में। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज। वैक्यूल्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं। एंड परमानेंट। जो हमारी एनिमल सेल होती है इसमें वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं और टेम्पोररी प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड टेम्पोररी तो मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा है स्टूडेंट्स। आपको ये डिफरेंस आना चाहिए, ये पेपर में आता ही आता है। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? हमारा प्लांट सेल्स में। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। प्लाज्मोडेस्माटा हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? दीज आर द थ्रेड्स ऑफ द साइटोप्लाज्म व्हिच अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन द नेबरिंग प्लांट सेल्स। जो हमारी सेल वॉल होती है किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। जो प्लांट सेल्स होती हैं लार्जर होती हैं एनिमल सेल्स से, एंड एनिमल सेल आर यूजुअली स्मॉलर देन प्लांट सेल्स। जो सेल वॉल होती है एनिमल सेल में वो एब्सेंट रहती है। प्लाज्मोडेस्माटा भी एब्सेंट रहते हैं एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। जो हमने पढ़ा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स कैसे साइज के होते हैं? प्लांट सेल में लार्ज साइज के होते हैं और परमानेंट स्ट्रक्चर है। वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट स्ट्रक्चर्स इन द प्लांट सेल, while in animal cell vacuoles are small and temporary structures। अब एक आता है टोनोप्लास्ट। जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उनके वैक्यूल्स के अराउंड क्या प्रेजेंट होता है? टोनोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है? टोनोप्लास्ट। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें टोनोप्लास्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इधर प्लांट सेल था और उधर एनिमल सेल था। इसमें लिखना है टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल।
टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल। जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें टोनोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। टोनोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अब हम ये बात करें कि टोनोप्लास्ट होते क्या है। The tonoplast is the membrane that surround the central vacuole in plant cell. टोनोप्लास्ट क्या है? वो मेम्ब्रेन है जो कि सेंट्रल वैक्यूल को चारों तरफ से क्या करती है? कवर करती है। The tonoplast is the membrane that surround the central vacuole in plant cell only. टोनोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होती है? ओनली प्लांट सेल में। टोनोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। It separates the vacuole's content from the rest of the cell cytoplasm. जो टोनोप्लास्ट होती है वे वैक्यूल के कंटेंट को किससे सेपरेट करती है? साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। This membrane is crucial for maintaining turgor pressure, regulating the movement of substances in and out of the vacuoles, and storing various materials. जो हमारी टोनोप्लास्ट होती है ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है अराउंड द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या करती है? जो हमारा वैक्यूल का कंटेंट है उसको सेपरेट करके रखती है साइटोप्लाज्म कंटेंट से। किससे सेपरेट करके रखती है? साइटोप्लाज्म से। और जो टोनोप्लास्ट है किसके लिए क्रूशियल है? टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए। द टोनोप्लास्ट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर। जो भी सब्सटेंसेस हमारे इन एंड आउट ऑफ मूवमेंट करेंगे किसके? वैक्यूल के, उसके मूवमेंट के लिए कौन हेल्प करती है? टोनोप्लास्ट। कौन हेल्प करती है? टोनोप्लास्ट। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है? लेकिन जो टोनोप्लास्ट होती है ये वेरियस मटेरियल्स को स्टोर भी करती है। तो हम यहां लिखेंगे फंक्शंस ऑफ टोनोप्लास्ट। जो टोनोप्लास्ट क्या है पहले तो ये पता करना है। द टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन जो किसको कवर करती है? सेंट्रल वैक्यूल के अराउंड प्रेजेंट होती है। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन दैट प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल वैक्यूल। क्या हमारी टोनोप्लास्ट एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है? नो, सेंट्रल वैक्यूल। टोनोप्लास्ट क्या सेपरेट करती है? वैक्यूल कंटेंट को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। सो टोनोप्लास्ट सेपरेट्स द किस कंटेंट को? वैक्यूल कंटेंट को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। इसका तीसरा फंक्शन किसमें है? जो हमारे मॉलिक्यूल्स वैक्यूल के इन या आउट जाएंगे उसके मूवमेंट में क्या करती है? हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट सेल थ्योरी। जब कभी भी हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो हमें क्या लाइन याद आती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है हमारी लाइफ की? स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। मतलब जो भी हमारे जिस भी चीज में लाइफ है, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनकी स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? सेल। हम लोग किससे मिलकर बने हैं? सेल से। तो क्या बोलते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। अब जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं लाइफ के लिए वे सब कहां कैरिड आउट होते हैं? एक सेल में। तो सेल को क्या बोला है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ ओपन योर एनसीईआरटी बुक सेल थ्योरी। इन 1838 मैथियस शिल्डिन अ जर्मन बॉटनिस्ट। किस ईयर में? 1838 में। और मैथियस शिल्डिन
ये नाम याद रखना है, ईयर और नाम। कब? 1838। साइंटिस्ट का नाम मैथियस शील्डिन। मैथियस शील्डिन। जो मैथियस शील्डिन थे वो कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। मैथियस शील्डिन कौन थे? आज जर्मन बॉटनिस्ट। German botanist. So in 1838, Matthias Schildin, a German botanist, examined a large number of plants. जो हमारे मैथियस शील्डिन थे उसने किसको ऑब्जर्व किया था? प्लांट्स को या एनिमल्स को? प्लांट्स को। ये भी हमें पता होना चाहिए। जो मैथियस शील्डिन थे उन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। मैथियस शील्डिन हमारे बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे 1838 ईयर में। And observe that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या कंपोज करते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स कंपोज करते हैं, और सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं। Plants are composed of different types of cells which form the tissues of the plants. तो ये लाइन याद होनी चाहिए। जो 1838 में मैथियस शील्डिन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, प्लांट के ऊपर ऑब्जर्व किया था। और क्या ऑब्जर्व किया था? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। सो ऑल प्लांट्स, ईयर हमें याद करके रखना है 1838। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ different types of cells which form the tissues of the plants, which form the cells which form the tissues of the plant. जब सेल्स आपस में क्या करती हैं? जब एक सेल, दूसरी सेल, 3 सेल, 4 सेल आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? एक टिश्यू फॉर्म करती हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यूज फॉर्म करती हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर स्वान 1839 में 1838 में जो मैथियस शील्डिन थे उन्होंने किस पर ऑब्जर्वेशन किया था? प्लांट पर ऑब्जर्वेशन किया था। और जो मैथियस शील्डिन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, प्लांट के ऊपर ऑब्जर्व किया और क्या बताया? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं क्या कंपोज करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंपोज करते हैं, जो कि प्लांट के क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यूज फॉर्म करती हैं। अब आ जाते हैं हमारे थियोडर स्वान। थियोडर स्वान 1839, 1838 मैथियस शील्डिन, 1839 थियोडर स्वान। किस ईयर में? 1839 में। साइंटिस्ट का नाम थियोडर स्वान, SCHWANN। हमको ईयर भी याद रहना चाहिए। थियोडर स्वान in 1839 Theodor Swan, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. जो थियोडर स्वान थे क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। थियोडर स्वान क्या थे? हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने किसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया था? एनिमल्स के ऊपर। In 1839, Theodor Swan, a British zoologist, studied different types of animal cells. इन्होंने किसकी स्टडी की थी? एनिमल सेल्स की स्टडी की थी। किसकी स्टडी की थी? एनिमल सेल्स। और उनका जो थियोडर स्वान थे 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स की स्टडी की थी एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। जो हमारी सेल्स होती हैं ये सेल है, और इसके ऊपर क्या है? ये
आउटर थिन लेयर है। ये क्या है? आउटर थिन लेयर। ये जो आउटर थिन लेयर है इसे क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। And reported that cell had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. Plasma membrane is also known as cell membrane or biological membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissue, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. ये किसने बताया था कि प्लांट जो सेल वॉल है एक यूनिक करेक्टर है किसका? प्लांट का। किसने बताया था? थियोडर स्वान ने। जो हमारे थियोडर स्वान थे उन्होंने क्या बताया था? सेल वॉल इज अ यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहती है? प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है, फिर कह सकते हैं प्लांट सेल में। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ plant cell. Who tells us that the presence of cell wall is a unique character of plant cell? Theodor Swan. थियोडर स्वान हमारे क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने किसके ऊपर भी अध्ययन किया था? प्लांट सेल के ऊपर अध्ययन किया था। That the presence of cell wall is a unique character of plant cells. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेल है। ये और जितने भी हमारे प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, सब में क्या प्रेजेंट रहती है? सेल्स प्रेजेंट रहती है, या फिर बोल सकते हैं ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? स्वान ने दी थी। स्वान थे तो हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने किसके ऊपर भी स्टडी की थी? प्लांट के ऊपर भी स्टडी की थी और बताया था कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। Sheldon and Swan together formulated the cell theory. Who together formulated the cell theory? Sheldon and Swan. Who together formulated the cell theory? Question है who together formulated the cell theory? Sheldon and Swan. सेल थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। Who together formulated the cell theory? Sheldon and Swan. जो हमारे स्वान थे वो क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और किस ईयर में? 1839 में। ईयर्स भी याद होनी चाहिए। जो शील्डन थे वो क्या थे? हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे। However, Sheldon and Swan did not explain as how new cells were formed. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हमारे शील्डन एंड स्वान थे या फिर जो सेल थ्योरी, दिस थ्योरी जो शील्डन एंड स्वान ने दी थी, ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी? हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। जो हमारे न्यू सेल्स हैं कैसे बनते हैं? हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड डिड नॉट एक्सप्लेन बाई सेल थ्योरी। डिड नॉट एक्सप्लेन बाई सेल थ्योरी। जो हमारे न्यू सेल्स होते हैं कैसे फॉर्म्ड होते हैं ये कौन नहीं बता पाया था? सेल थ्योरी नहीं बता पाया था, जो कि शील्डन एंड स्वान ने दी थी। Did not explain how new cells were formed. अब एक साइंटिस्ट आएंगे, रुडोल्फ विर्को। अब नए साइंटिस्ट की एंट्री होती है, क्या नाम है? रुडोल्फ विर्को।
Rudolf Virchow 1855 first explained that cells divide and new cells are formed from the pre-existing cell, that is omnis cellula e cellulae. Omnis cellula e cellulae. जो हमारे रुडोल्फ विर्को थे, उन्होंने क्या बताया कि हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्को ने क्या कहा कि जो हमारी सेल होती है वे क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। किससे? जो कि हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। 1855 में रुडोल्फ विर्को 1855 Rudolf Virchow first explained that in omnis cellula e cellulae. In 1855 Rudolf Virchow first explained that सेल्स क्या करती हैं, हमारी डिवाइड करती हैं। सेल्स डिवाइड, बिना सेल डिवाइड किए हुए हमारी न्यू सेल्स फॉर्म्ड नहीं हो सकती हैं, इसीलिए सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। लेकिन ये जो न्यू सेल्स फॉर्म्ड हो रही है, किससे फॉर्म्ड हो रही है? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो हमारी सेल्स पहले से प्रेजेंट हैं। फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इन 1855 फर्स्ट Rudolf Virchow first explained that cells divide and new cells are formed from the pre-existing cells, omnis cellula e cellula. He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. जो सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी थी, किसने दी थी? रुडोल्फ विर्को ने। सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड टुडे इज, अब सेल थ्योरी अब हम these days में कैसे पढ़ते हैं? All living organisms are composed of cells and product of cells. All cells arise from the pre-existing cells. जो भी हमारी न्यू सेल्स हैं किससे फॉर्म हो रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या कंपोज करते हैं? सेल्स कंपोज करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स क्या हुए? हमारी सेल मेम्ब्रेन हुई। सेल थ्योरी, all living organisms are composed of cells and product of cells. All living organisms are composed of cells. All living organisms are composed of cells and cell products and cell प्रोडक्ट्स। दूसरा पॉइंट है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द, या फिर ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारी न्यू सेल्स बनेंगी किससे बनेंगी? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स किसने बताया था? रुडोल्फ विर्को। अब एक आ जाए, हु प्रपोज्ड omnis cellula e cellula. Omnis cellula e cellula कौन थे? ये लाइन किस, Who proposed omnis cellula e cellula? Rudolf Virchow 1855 में। Rudolf Virchow 1855 में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब एक होती है साइटोजेनेटिक्स। हमने पढ़ा, जो टर्म साइटोलॉजी थी वो किसने दी थी? हर्टविग ने दी थी। हु कॉइन्ड द टर्म साइटोजेनेटिक्स? जब हम सेल को जेनेटिक्स के
रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स। हु गेव द टर्म साइटोजेनेटिक्स? कौन थे? एच जे मुलर। इनको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में याद कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म साइटोजेनेटिक्स? हु कॉइन्ड द टर्म साइटोजेनेटिक्स? एच जे मुलर। कौन थे? एच जे मुलर। हु कॉइन्ड द टर्म साइटोजेनेटिक्स? एच जे मुलर। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? स्वानसन को। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, स्वानसन। क्वेश्चन सेकंड, these all questions are connected or linked with the cell theory. who is known as the father of modern cytology? Swanson. द टर्म साइटोजेनेटिक्स किसने दी थी? एच जे मुलर ने। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? थियोडर स्वान इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी? थियोडर स्वान। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी थी? शील्डिन एंड स्वान। शील्डिन एंड स्वान ने सेल थ्योरी तो दी थी, लेकिन जो शील्डिन थे वो कौन से बॉटनिस्ट थे? जर्मनी बॉटनिस्ट थे, और स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। क्वेश्चन 4 है, हु एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी? ऑमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? रुडोल्फ विर्को ने 1855 में। और उसकी ऑमनिस सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब था? ऑल न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हु एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी? रुडोल्फ विर्को। एक वर्ड होता है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। हु गेव द आइडिया ऑफ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी? हेवरलैंड। क्या नाम था साइंटिस्ट का? हेवरलैंड। अब सेल्यूलर टोटिपोटेंसी होता क्या है? एक सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाना? फॉर्मेशन हो जाना। जो हमारी सिंगल सेल होती है उसमें क्या होता है? वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में क्या चाहिए? बनाने के लिए चाहिए। ये क्या बोलते हैं? सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। जैसे कि अगर हमारी फिंगर कट जाए तो इसी के आगे क्या आ जाए? हमारी न्यू फिंगर आ जाए। लेकिन ऐसा ह्यूमन बींग्स के केस में नहीं होता है। इसका मतलब जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें क्या नहीं है? टोटिपोटेंसी नहीं है। लेकिन जब हमारे किसी भी ऑर्गेन की सेल डैमेज हो जाती है तो वो क्या हो? जब कभी भी ह्यूमन बींग्स में जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सेल डैमेज हो जाती है तो न्यू सेल्स क्या होती हैं? न्यू सेल्स बनती है किनसे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। हु डिस्कवर सेल? रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल डिस्कवर की थी? डेड सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल
रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जाए हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, एंटोनी वॉन लीवनहुक। क्या आंसर है? एंटोनी वॉन लीवनहुक। ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस प्रेजेंट होता है। हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये पूछा जाता है क्लास 11 के जब पेपर दोगे आप। डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हेडिंग डालो, प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक द न्यूक्लियस, या फिर बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है वो किस रीजन में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, न्यूक्लियोइड रीजन में। और जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है इज नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन या नॉट इनक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ न्यूक्लियस। डीएनए इज लोकेटेड इन, डीएनए कहां लोकेटेड होता है? न्यूक्लियोइड रीजन में। डीएनए इज लोकेटेड इन न्यूक्लियोइड रीजन। डीएनए इज लोकेटेड इन न्यूक्लियोइड रीजन। जो हमारी, ये क्या हमारा सेल है, अब ये क्या है? ये हमारा डीएनए है। तो इस डीएनए के आसपास क्या नहीं प्रेजेंट होगा? कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। ये सिर्फ ऐसे ही पड़ा है सेल में। ये क्या हमारा डीएनए, ये और ये रीजन क्या है? न्यूक्लियोइड रीजन। इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड रीजन। डीएनए इज लोकेटेड इन न्यूक्लियोइड रीजन एंड not enclosed by a membrane, not enclosed by membrane। पहला पॉइंट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल लैक द न्यूक्लियस। डीएनए इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोइड रीजन। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोइड रीजन है। और न्यूक्लियोइड रीजन के आसपास क्या नहीं प्रेजेंट होती? मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, नॉट इनक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन। अब दूसरा डिफरेंस आता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरा डिफरेंस क्या है? हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हुए जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है? नहीं। क्लोरोप्लास्ट नहीं। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट नहीं होता? कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता। इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। क्या लिखेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स like mitochondria, like mitochondria and endoplasmic reticulum and endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum are absent, are absent। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना तो उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हुए जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज ऑल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जनरली स्मॉलर होती हैं यूकैरियोटिक सेल से।
सॉरी, टिपिकली रेंज फ्रॉम 0.1 टू 5.0 माइक्रोमीटर की होती है डायमीटर में। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, जनरली स्मॉलर। जनरली स्मॉलर, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर, टिपिकली रेंज फ्रॉम 0.2 to 5.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जनरली स्मॉलर, prokaryotic cells are generally smaller, typically range from 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कितने डायमीटर की होती हैं ये, 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना तो न्यूक्लियस होता, ना तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता, और ये क्या होती है, स्मॉलर होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कहाँ, जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। कहां प्रेजेंट होती हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एंड आर्किया। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सर्कुलर डीएनए इज फाउंड। डीएनए इज यूजुअली a सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स। कैसा डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, एक सिंगल डीएनए इज यूजुअली सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं कैसा रिप्रोडक्शन करती हैं, किसके थ्रू, बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जो डीएनए लोकेटेड होता है वो किस रीजन में होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता। इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जनरली स्मॉलर होते हैं और डायमीटर कितना होता है, 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर के होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहां पाए जाते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल क्या होगा, बैक्टीरिया। सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए इज यूजुअली सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम्स। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं कैसे रिप्रोडक्शन करती हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। ये टर्म्स अभी केवल आपको याद रखनी है, ऑल दीज टर्म्स विल कम इन चैप्टर्स। Asexual reproduction where one cell divide into two identical cells. बाइनरी फिजन कैसा, बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन हमारा किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें एक सेल डिवाइड होके टू आइडेंटिकल सेल को प्रोड्यूस कर देती है। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which the one single cell divided into two identical cell. बाइनरी फिजन हमारा एक asexual रिप्रोडक्शन है। asexual reproduction where single cell divide into two identical cells.
आइडेंटिकल सेल्स। जब हमारी कोई भी सिंगल सेल डिवाइड करेगी तो वो क्या फॉर्म करेगी? टू आइडेंटिकल सेल्स। ये जो हमारी सेल्स फॉर्म्ड हुई है ये किसके आइडेंटिकल है? अपने पेरेंट के। ये हमारी पेरेंट सेल हो गई, इनको बोल देंगे डॉटर सेल्स। जो हमारी डॉटर सेल्स होंगी वो किसके एग्जैक्ट कॉपी होंगी? पेरेंट सेल के। तो हम अब बात करेंगे हम यूकैरियोटिक सेल्स की। हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। लैक न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। जो हमारा न्यूक्लियर रीजन होता है उसके आसपास या अराउंड क्या नहीं प्रेजेंट होती? कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। एग्जांपल बैक्टीरिया। डीएनए सर्कुलर होता है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होकर टू आइडेंटिकल सेल्स बनाती है। और जो सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं वो किसके एग्जैक्ट कॉपी होती है? हमारी पेरेंट सेल के। अब करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स पर जैसा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट पर जैसा न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स पर जैसा न्यूक्लियस। डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल थी उसमें न्यूक्लियर रीजन था जिसमें डीएनए प्रेजेंट था, लेकिन it is not enclosed by any membrane. But in eukaryotic cells DNA is enclosed within a membrane bound nucleus. क्या लिखेंगे? DNA is enclosed within a membrane bound organelles. DNA is enclosed within a membrane bound organelles. Membrane bound organelles. DNA is enclosed within a membrane bound nucleus. Membrane bound nucleus. जो हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लियस की क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus are present. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट हमारा किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल? प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? लार्जर होते हैं, जनरली लार्जर। जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उनका डायमीटर 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर था। टिपिकली जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें सेल का डायमीटर कितना होता है? 10 to 100 माइक्रोमीटर। टिपिकली रेंज फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनका डायमीटर कितना होता है? 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं कहां मिलती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक plants, animals, fungi, protists. It's our last point.
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, प्रोटिस्ट हुए, फंजाई हुए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। गुड नाइट।